नमस्कार। हेलो डीडी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारी हॉलीवुड की दुनिया एक अलग दुनिया है और बॉलीवुड अलग। इस हमारी देश की दुनिया यानी आप देखिएगा कि यहाँ लोग आते हैं, सामान्य तौर पर इस फिल्मी दुनिया की अपनी एक इमेज बनाते हैं और उसी इमेज में जीते जीते कुछ समय के बाद समय के अंधेरे में खो भी जाते हैं। पर इसी दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो अंधाधुंध फिल्में नहीं करते, बहुत सारी फिल्में नहीं करते, गिनी चुनी फिल्में करते हैं और जिस किसी रोल में दिखते हैं लगता है ये कैरेक्टर इनके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता था। उनका उठना बैठना, उनका बोलना चालना, सारा कुछ इतना सहज होता है कि वो आपके आसपास के इंसान लगने लगते हैं। और आज हम आपको जिस मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं उसने तो हर कैरेक्टर को इतना सहज और इतना जीवंत निभाया है कि आपको स्क्रीन के उस कैरेक्टर से सहानुभूति होने लगती है और अगर कहूँ कि उस कैरेक्टर से प्यार होने लगता है तो ज़्यादती नहीं होगी। तो जो कलाकार स्क्रीन पर उन किरदारों को इतना जीवंत बना देता है, खुद अपनी ज़िंदगी में वो कैसा है ज़रूर जानना चाहिएगा। तो आइए मिलिए हमारे आज के मेहमान से, श्री परीक्षित साहनी साहब से। परीक्षित जी, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम हेलो डीडी में। परीक्षित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि बलराज साहनी जैसे महान कलाकार, सही अर्थों में जो महान कलाकार हैं, उनके बेटे ने जब फिल्मी दुनिया में आने की सोची तो उसे ये अजय साहनी का चोला क्यों पहनना पड़ा और फिर उसे उतारना क्यों पड़ा? ये अक्सर लोग पूछा करते हैं मुझसे और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। दरअसल सच तो ये है आशा जी के एक इत्तेफाक है कि मैं फिल्मों में एक्टर बनने आया ही नहीं था। मैंने कोर्स किया है फिल्म डायरेक्शन का रूस से। तो मैंने एक फिल्म थी पवित्र पापी जिसे डायरेक्ट करना था, उसका मैंने स्क्रिप्ट भी लिखा था जी। मगर इत्तेफाकन एक मुझे फिल्म मिल गई जिसका नाम था अनोखी रात और किसी ने, वो असीत सेन साहब डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि इसमें काम करो। तो मैंने कहा ठीक है। पिताजी ने भी कहा कि कोई ऐसे थोड़ा सा काम कर लोगे तो ऐसी कोई उसमें गलती नहीं है, लाभ ही होगा तुम्हें। तो उस दौरान संजीव कुमार भी उस फिल्म में थे। ये भी तकरीबन उनकी पहली फिल्म थी और हमारी बड़ी दोस्ती हो गई, बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। वो तो वंडरफुल मैन, बड़ा खास दोस्त था वो, अंत तक रहा। तो उसने मुझे ऐसे उड़ते उड़ते कहा कि यार ये नाम बहुत मुश्किल है परीक्षित, ये तो बड़ा मतलब सारे हिंदुस्तान में इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस होते हैं। पंजाब में से प्रिखत कहते हैं और बंगाल में पोरीखीत कहते हैं। और मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब सा नाम है और मुझे भी ये नाम कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था, बड़ा मुश्किल नाम है, कई मतलब प्रोनाउंसिएशन में लोगों को बड़ी तकलीफ होती। तो उसने कहा यार मैं अपना नाम अजय रखना चाहता था, संजीव से पहले मैं अपना नाम अजय रखना चाहता था, तो तुम अपना नाम अजय रख लो। तो मैंने कहा यार देखो मैं फिल्म में यूं ही काम कर रहा हूँ, मैंने एक्टर तो बनना नहीं, मैं आया हूँ डायरेक्शन करने और भगवान की कृपा से अभी जल्द ही अपनी फिल्म शुरू कर दूंगा। तो मेरा कुछ भी नाम रख दो यार, गधा रख दो, कुछ भी रख दो, ऊंट रख दो, ये तो ऐसे पहली फिल्म है और आखिरी फिल्म है मेरी, मैं तो काम नहीं करना चाहता फिल्मों में एज एन एक्टर। तो उन्होंने अजय दे दिया, संजीव ने, हरि भाई ने। अच्छा। अब सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश मैं नहीं जानता, लेकिन फिल्म बड़ी हिट हो गई वो अनोखी रात, और इतनी बड़ी हिट हुई कि लोगों ने मतलब मेरा शोहरत और सब कुछ मिला और लोगों ने इसके बाद तय किया, प्रोड्यूसर्स वगैरह ने, कि अब डायरेक्शन का इरादा छोड़ ही दो, तुम एक्टिंग ही करो। तो फिल्में मिलने लगी और बाकी फिल्मों में भी। फिर मैंने पिताजी से पूछा, मैंने कहा डैड ये कुछ उल्टी ही बात हो गई है, मैं तो डायरेक्शन करने आया था और जो पवित्र पापी मैंने डायरेक्ट करनी थी उनके प्रोड्यूसर्स ने भी कहा कि भाई साहब आप अभी, उसमें सुनील दत्त साहब को लिया था हमने, उनके साथ फोटो सेशन भी किया था, ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द रोल। मगर भाटिया जी जो प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर थे उन्होंने कहा नहीं, अब तुम ऐसा करो, एक्ट करो।
तो नाम अजय पड़ गया। उसके बाद जी। मशहूर हो गए ये नाम। मगर मैं, पिताजी थोड़े से खफा थे मुझसे। मैं प्लीज। फोन ऑलरेडी आने शुरू हो गया। यूपी से फोन है, सोनभद्र से, कृष्ण कुमार का। हेलो कृष्ण कुमार जी, हाँ। पूछिए सवाल। जी हेलो सानी जी। हेलो जी 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 नमस्ते नमस्कार। जी। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब आप इस लाइन में आए तो आपको कैसा महसूस हुआ पहली बार? बेटे कृष्ण जी, जब भी किसी लाइन में इंसान आता है, जी। शुरू में तो पहली बार जब आप पता नहीं क्या काम करते हैं, लेकिन किसी भी काम में जब आप पहला कदम उठाते हैं जी तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है, थोड़ी सी उमंगें होती हैं, और थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है। इंसान को पहली बार कदम उठाता है जब कैमरे के सामने या निर्देशन में जहाँ भी आए, तो ये सब मिली जुली फीलिंग्स थी मेरी। मगर मुझे पूरा यकीन था कि जो कुछ भी करूँगा ये पूरे दिल से करूँगा, और मुझे अगर ईमानदारी से काम किया तो मुझे कामयाबी ज़रूर नसीब होगी। क्या बात है। आप बता रहे थे बिलाल साहनी साहब को बात कुछ पसंद नहीं आई हाँ, थी। पिताजी ने मुझे एक दिन कहा, उन्होंने कहा यार बड़े प्यार से तुम्हें ये नाम दिया हमने परीक्षित। और मैंने कहा दिया क्यों आपने? इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेम। अब भी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार इसको चेंज कर दें, फिर से अजय बन जाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं, बात ये थी कि जब वो शांति निकेतन में टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर साहब के यहाँ प्रोफेसर थे शांति निकेतन में, और हमारी माताजी तब प्रेग्नेंट थी उस जमाने में। जी। तो जब वो अपने बीए का इम्तिहान दे रही थी वहाँ, और पिताजी हमारे वहाँ प्रोफेसर थे, तो बीए का इम्तिहान दे रही थी, तो वो शी वाज एक्सपेक्टिंग मी। जी जी। तो उनका तकरीबन 8वां या 9वां महीना था। तो गुरुदेव ने, टैगोर साहब ने एक बार कहा था कि यार अभी आप बीए का इम्तिहान दे रही हैं, तो इसने भी दे दिया, आपके बच्चे ने भी, तो इसका नाम पौरीक्षित रखो। वाह, क्या बात है। ये भी बीए पास हो गया, तो नाम तो रख दिया गया। तो मगर उन्होंने कहा यार प्यार से दिया था, गुरुदेव ने तुझे ये नाम दिया था, टैगोर साहब ने, तो तूने चेंज क्यों कर दिया? मैंने कहा मुझे तो संजीव कुमार ने कहा डैड। और आपने पूछा कि मैंने फिर दोबारा परीक्षित क्यों किया, तो वो इसलिए कि ताकि हमारी पिताजी की रूह को सुकून मिले। जब उनका देहांत हुआ 1973 में, तो उसके बाद एक बहुत बुरा दौर शुरू हुआ मेरे लिए। बहुत मायूस हो गया मैं, और 2-3-4 साल तो काम करना बड़ा मुश्किल लगा मुझे, क्योंकि उनकी एक छत्र छाया थी, उनका प्रोत्साहन था, और हर बाप के लिए, हर बेटे के लिए अपने बाप को खोना एक बहुत ही सदमा होता है। सही बात अब है। मैं समझ सकता हूँ कि अमिताभ जी की क्या कंडीशन होगी। ये बहुत ही एक ऐसे लगता है कि एक बोर्ड का पेड़ है, एक छत्र छाया है, एक साया है, बिल्कुल, जो आदमी को मतलब बता रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रहा है। तो मुझ में भी वो एक मायूसी सी आ गई, और फिर मैंने जब 2-3 साल फिल्में बनी नहीं मेरी, मैं दूर ही रहा फिल्मों से, और फिर जब मौका मिला जी। बनने का, फिर से काम करने का, तो मैंने समझा कि उनकी याद में और उनके लिए जी। उनकी ख्वाहिश पूरी करते हुए फिर से दोबारा वही नाम रख लूं जो वो चाहते थे कि मैं। अगला फोन आपके लिए मालेगांव से है। मालेगांव में तो वहाँ गया हूँ। मोहम्मद फारूक साहब का। हाँ जी, कहिए। हाँ, हम ये कह रहे हैं दीदी कि ये हेलो। जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी। हाँ सानी जी। हाँ मालेगांव। हाँ मालेगांव से हम बोल रहे हैं। जी जी जी। हाँ ये जो सानी जी, हम आपका ने बहुत अभिनंदन करते हैं सानी जी। शुक्रिया जी। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि आपने जो फिल्मों में काम किया है, बहुत ही अच्छे रोल आज तक किया है आपने। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी जर्रा नवाजी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा रूल से आपके जो भी आ रहे हैं, जी, हम आपकी फिल्में बहुत अच्छे गौर से देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और अभी आप डीडी में बैठे हुए टीवी में, हम टीवी में भी देख रहे हैं। बड़ी खुशी हुई जनाब आपसे, आपकी बातें सुनकर। आपने बड़ा प्रोत्साहित किया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। और मालेगांव आऊंगा तो आपको गले लगाऊंगा जनाब। चाचा जी मालेगांव आइए आप सानी जी। मालेगांव आऊंगा, आपको गले लगाऊंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। परीक्षित जी, ये बताइए कि हम माता पिता जिस फील्ड में हो, जिस प्रोफेशन में हो, उसी प्रोफेशन को अपनाना, हालांकि आप डायरेक्शन में जाना चाह रहे थे और आपने बताया कि आप एक्टिंग में आ गए इस क्षेत्र में, पर आपको नहीं लगता कि जहां इतनी ऊंचाई पर आपके पिता हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे इतनी ज़्यादा होंगी, तो
तो काम और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि लगता है कि नहीं एक उंगली है साथ पकड़ चलने के लिए? नहीं, डेफिनेटली मैं तो कभी कभी समझता हूँ कि अगर किसी शख्स के वालिद साहब पिताजी बहुत ही बुलंदी छू लें जी तो बेटे के लिए ज़रूरी नहीं कि वही प्रोफेशन अख्तियार करे। जी कभी कभी मुझे लगता है कि उसको वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं, संतुलन करते हैं, और ये बहुत ही कम होता है कि बेटा उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसके बड़े उदाहरण हैं, जैसे कि टैगोर साहब के बेटे जो थे उनको भी इसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। माफी चाहती गांधी जी हूँ, के- माफी बीच में मनमाड से फोन है, मनमाड डॉक्टर भाग्यश्री हैं। हेलो डॉक्टर भाग्यश्री साहब। जी। हेलो हाँ जी पूछिए। मैडम, मैं उनसे ये बात करना चाहती हूँ। जी जी हाँ जी जी जी, पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ पूछिए जी। कि आपकी वो पवित्र पापी फिल्म है, जी जी, वो हमें बहुत अच्छी लगती है, शुक्रिया जी। तो क्या हमें उसका गाना देखने को मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा, अगर इनके पास पड़ा है जरूर, डीडी वालों जरूर। के पास तो और जरूर सर आपको मैं दिखा। आपसे एक हेलो सर, जी हाँ मैं जी। सुन रहा हूँ आपकी बात। मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ, आपकी बर्थ डेट क्या है? जी मैं 6 जुलाई को पैदा हुआ था, और अब साल जुलाई। पूछेंगे तो मुझे थोड़ी सी मायूसी होगी। मत पूछिए तो अच्छा है। अगला फोन है आसाम से जी, जी। रितेश चौरसिया का। हेलो रितेश। हेलो रितेश, गुड मॉर्निंग बेटा। बशीर जी, जी जी, आपसे पूछना है कि आप फ्यूचर में कौन से सीरियल और टीवी सीरियल में काम करना चाहते हैं, फिल्म और टीवी सीरियल में? नहीं बेटे, सवाल क्या है कि करना चाहता हाँ हूँ या जी। कर रहा हूँ? सर करना चाह रहे हैं। करना चाह रहे हैं तो बेटा अब अच्छे सीरियल्स और अच्छी फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, अगर चाहत की बात है। अब क्या क्या फिल्म आपका आ रहा है अभी? फिल्में तो खैर अब थोड़ी सी कम है मेरे पास, ज्यादातर तो सीरियल्स हैं। अब ये सीजन में कोई आ रहा है अभी? अभी एक सीरियल आ रहा है, एक तो हीना आ रहा है। अभी एक शुरू हुआ है जिसका नाम है झूठा कहीं का। उसमें पहली बार मैं कोशिश की है कॉमेडी करने की, क्योंकि लोग मुझे हमेशा सीरियस रोल्स दे देते हैं कि भाई ये आंखों में आंसू आंसू लाओ, तो वो भी कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। वो है, फिर 2-3 और सीरियल्स हैं। एक जिंदगी तेरी मेरी कहानी आ रहा है, सहारा पे आ रहा है। एक 2 और 3-4 पायलट्स बना के रखे हुए हैं। कल ही एक और शुरू हुआ कागज़ की कश्ती, उसमें एक मेरा अभी एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है। और बेटे मैं एक लिस्ट अगर मैं लाया नहीं साथ में, अगर होता तो मैं पढ़ देता, मगर आई डोंट हैव द लिस्ट, सो प्लीज़ फॉरगिव मी। मगर कोशिश यही है बेटा, जो कुछ भी करूँगा आपको मद्देनजर रखते हुए करूँगा, और कोशिश करूँगा कि अच्छा ही करूँ। क्या बात है जी। बताइए फिल्मों से ये सीरियल्स की तरफ मुड़ना कैसे हुआ? आशा जी देखिए, ये एक इत्तेफाक की बात है। जो कुछ भी होता है ऊपर लिखा होता है। 1979 में मैं शूटिंग कर रहा था, शिवाजी फिल्म बनी थी एक, छत्रपति शिवाजी, उसमें रोल मुझे शिवाजी का दिया गया था। मगर दुर्भाग्यवश उसकी शूटिंग के दौरान जब मैं जयपुर में शूटिंग कर रहा था तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। कुछ चार्ज करना था घोड़ों पे, कोई 100-200 घोड़े साथ में थे, और आर्मी के घोड़े थे सब, 61st कैवलरी के। उस दौरान कुछ विस्फोट वगैरह रखे थे उन्होंने, बॉम्ब उड़ रहे थे, वो घोड़ा मेरा उड़ गया, घोड़ा ऊपर गिर गया मेरे, मैं घोड़े के नीचे, 2-4 आदमी मर गए, 12-15 घोड़े मर गए। इट वॉज वेरी बैड, इट वॉज वेरी बैड सीन। और उसके बाद काम ही मतलब मैं 4 महीने तो अस्पताल में रहा, उसके बाद 6 महीने चल नहीं सका छड़ी के साथ, और फिर व्हील चेयर पे। और जिनको जो फिल्में जो थी मेरे पास उस जमाने में, बहुत फिल्में थी मेरे पास, मेरे ख्याल में 20-25 फिल्में थी, मगर पानी फिर गया, क्योंकि अब कितनी देर प्रोड्यूसर बेचारा इंतजार करे। तो प्रोड्यूसरों ने दूसरों को ले लिया, और आई वाज बैक। ये फिल्म लाइन एक स्नेक्स एंड लैडर्स की तरह है, एक आता है ना, स्नेक्स एंड लैडर्स, एक दांव पे आप ऊपर और दूसरे दांव पे आप नीचे। तो उस जमाने में फिर काम नहीं था मेरे पास, मतलब क्योंकि लोग समझते थे अब कैसे चल नहीं सकता, चलेगा या नहीं चलेगा, लंगड़ा हो गया है, क्या हो गया। तो उस जमाने में बाय चांस एक हमारे दोस्त ने, वो एक बैरिस्टर विनोद, मुझे सीरियल ऑफर किया, क्योंकि हालत मेरी हर दृष्टिकोण से बड़ी खराब हो गई थी। इमोशनली आई वाज अपसेट, और आर्थिक परिस्थिति भी बड़ी नाजुक हो गई थी। तो जब उसने कहा कि टीवी शुरू हुआ है, बैरिस्टर विनोद करके एक सीरियल है, तो मैंने कहा यार इसको देखते हैं क्या है, टीवी चीज़ क्या है।
हालांकि मैंने कुछ सीरियसली लिया नहीं टेलीविजन को उस जमाने में। जी। एक साधन था। देखिए, रियाज बहुत जरूरी होता है हर काम में। आदमी अगर गवैया हो और या राइटर हो या पेंटर हो या जी रियाज बड़ा जरूरी होता है। जो काम आप बिल्कुल। करते हैं उसे मुसलसल लगातार करते रहना बिल्कुल, चाहिए, जी हाँ। नहीं तो प्रैक्टिस चली जाती है। तो मैंने कहा भाई अभी या तो थिएटर में काम करूं या फिर टीवी पे अगर चांस मिले तो काम करता जाऊं। जी तो वो बैरिस्टर विनोद मैंने हाँ कर दिया। ऐसे समझ लीजिए कि मजाकिया तौर पे की जी, मैंने। जी। जाहिर से देखें क्या है टीवी की चीज क्या है। मतलब अचंभा मुझे इस बात का हुआ कि इतना पॉपुलर हो गया वो सीरियल के लोगों को बड़ा पसंद आया। और उसके बाद फिर टीवी का एक दौर शुरू हो गया। बिकॉज इनिशियली मुझे टेलीविजन अच्छा लगा। जी जी मुझे कुछ चीजें टेलीविजन में अच्छी लगी। ये हम बातचीत करेंगे। मालेगांव से फोन ले लेते हैं आदिल अंसारी का। अरे अंसारी साहब आदाब जनाब। हाँ नमस्ते। अंसारी आबिद साहब, हाँ जी। हाँ नमस्ते अंकल। कैसे मिजाज? हाँ नमस्ते अंकल। हाँ मैं मालेगांव से बोल रहा हूँ। जनाब जनाब। अंसारी आबिद खन्ना मालेगांव से बोल रहा हूँ मैं। कैसे है जनाब? ठीक है हजरत। हाँ। ये आपकी खैरियत कैसी है? बस ऊपर वाले का फजल है जनाब। हाँ मेरे को एक सवाल पूछने का था आपसे हाँ कि आपकी जो आपने मद्रासी फिल्म एक्टर चिरंजीवी के साथ एक फिल्म की थी आपने, गुंडा राज। हाँ हाँ, याद है मुझे बड़ी। तो और आप कोई नए मद्रासी एक्टर के साथ करने वाले हैं क्या और आगे नई फिल्में? देखिए हुजूर वाला वो फिल्म की थी मैंने, मगर उससे मैं थोड़ा सा नाखुश था। मद्रास से मुझे बहुत प्यार है, उनका काम करने का तरीका बड़ा अच्छा है और बड़ा डिसिप्लिन है वहाँ पे और बड़ा मज़ा आता है वहाँ काम करके। लेकिन काम मैं यकीनन करूँगा जहाँ भी मिले मुझे, मगर रोल अच्छा होना चाहिए, यूनिट अच्छा होना चाहिए और आदमी को मतलब थोड़ा मुतमईन होना चाहिए उस माहौल से। तो वो जो माहौल था वो किसी हद तक मेरे लिए एक अजनबी किस्म का माहौल था, मगर फिर भी बड़ा मज़ा है उसमें काम करके। और आइंदा अगर कोई ऐसी फिल्म मिलेगी और अगर रोल अच्छा होगा तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एक इंसान का फ़र्ज़ है काम करते जाना, मेहनत मजदूरी मशक्क़त करते जाना, यही तो हमारा फ़र्ज़ है और क्या है। क्यों? बिल्कुल। हम फिल्मों के जो शुरुआती दौर की बात कर रहे थे, तो मुझे ये लग रहा था कि आपने शुरू में ही, यानी आपने खुद बताया कि ये तो सांप सीढ़ी वाला किस्सा है इस हमारी तो फिर फिल्म वो इंडस्ट्री टीवी में। जी, जी। लेकिन जहां हम फिल्म की बात कर रहे थे, आपने शुरू में ही अनोखी रात जैसे फिल्म जब कर ली, तो आपको डर नहीं लगा? यहाँ तो एक बार एक वो स्टैम्प बन जाता है, तो ऐसी फिल्म करना शुरू में ही कहीं कोई हिचक नहीं हुई? नहीं आशा जी, आप मेरी बात समझ नहीं रही। जी, मैं आपको एक आप तो आए तो डायरेक्शन के लिए आए हाँ, थे। मैं आपको दिल की बात कह दूं। जी देखिए, ये किसी हद तक मेरा दुर्भाग्य था कि लोगों ने सोचा कि भाई सानी साहब का बेटा है। आज भी सोचते हैं कि भाई सानी साहब, बलराज सानी साहब का बेटा है, इसलिए थोड़ी बहुत एक्टिंग तो इसे आती होगी, कुछ तो झलक उनकी मिल जाएगी, जो कि बड़ी नाइंसाफी है उनके साथ, क्योंकि वो एक अद्वितीय शख्सियत थे। जी एक दूसरा कोई बलराज साहनी पैदा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। वो जिस बुलंदी को छू गए हैं उसे छूना किसी दूसरे के लिए बड़ा मुश्किल है। मैं अगर 1000 साल कोशिश करता रहूं तो उनके घुटनों तक नहीं आ सकता। इसलिए मैं समझता हूं कि मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि मैं उनके साथ प्रतियोगिता में लगा हुआ हूं। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं एक्टर वैसे बनना ही नहीं चाहता था। जी ये तो मुझ पे थोपी गई थी बात। किसी ने कहा एक्टिंग कर दो, मगर क्योंकि पिताजी के साथ बचपन से थिएटर में था मैं, जी जू आर्ट थिएटर इप्टा में उनके साथ कुछ ना कुछ तो करता रहा मैं। जी। जब कोई दूसरा एक्टर ना आए तो पिताजी कहते थे लाओ यार परीक्षित को बुला, मूछ लगा इसको, अभी रोल कर। तो दूसरा आदमी आया जी। नहीं, तो आदत थी स्टेज पे काम करने की, जी। इसलिए मेरे लिए मुश्किल नहीं था और आज भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। जी मगर मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं बहुत ही बड़ा स्टार बन जाऊं वगैरह, क्योंकि इसलिए। मेरी रुचि, मैंने अपने MA BA किया है इंग्लिश लिटरेचर में, तो लिखने में, पढ़ने में, निर्देशन में जी और दूसरी चीजों में मेरा ज्यादा interest। मेरी ज्यादा दिलचस्पी है। तो ऐसे मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ मुझे कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कि भाई हाँ मैंने जी। अपने पिताजी की बुलंदी को छूना है, क्योंकि ये मैंने जानता था कि ये तो फिलहाल मैं कर रहा जी। हूँ उनके साथ, मतलब ये जब करना तक चलता ही है है। ठीक है, मगर ये खुशकिस्मती है मेरी और आपने देखा कि दर्शक भी बड़े जी हाँ। उनकी जरा नवाजी है। क्या आप बता रहे थे कि
पहला गाना ये पहली बताएं बार कुछ। मेरे हाँ जी, ऊपर गाना पिक्चराइज हुआ। जी जी बड़ी हालत खराब हुई, बिकॉज गाना पिक्चराइज जब होता है तो उसके लिए काफी इंसान को इल्म होना चाहिए उसका। मुझे नहीं था, मैं पहली बार आया था और ये पूरा गाना तकरीबन एक ही शॉट में हुआ। कैन यू बिलीव इट? आपने देखा होगा कि कैमरा कट हुआ ही नहीं, सब एक ही शॉट में हुआ और बड़ी हालत खराब हुई थी। लेकिन मैंने 15-20 दिन मैंने इसकी रिहर्सल की थी, इसलिए बड़ा मजा आया मुझे। नहीं पर ये शुरुआती दौर इसलिए 15-20 दिन रिहर्सल हो सकी। बाद में कभी ऐसा लगता रहा कि नहीं समय की कमी है इसलिए मैं वो चीज नहीं कर पा रहा हूँ जो करनी चाहिए? यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। ये तो हमारी एक दुर्भाग्य है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का कि ज्यादा इसमें जितना रियाज और जितनी तैयारी करनी चाहिए उसका वक्त नहीं मिलता। मैंने हॉलीवुड में काम किया है, मैंने इंग्लैंड में काम किया है, ब्रिटिश फिल्म में एक हॉलीवुड फिल्म में काम किया है। वहां तो तकरीबन 2-3 महीने पहले आपको स्क्रिप्ट भेज देते हैं और 15 दिन पहले शूटिंग के आप बैठ के मेज पर डायरेक्टर और बाकी आर्टिस्ट के साथ बाकायदा रिहर्सल करते हैं। और अगर कोई सवालात हों या अगर कोई चीजें आपको क्लियर करनी हो तो वहां करते हैं हम। पूरी रीडिंग होती है स्क्रिप्ट की। मगर यहाँ ये बड़े अफसोस की बात है, अभी शुरू हो गया है, अभी कहीं अच्छा, कई लोग करते जी, हैं और इसके बारे में मैं बहुत खुश हूँ। अगर ऐसे हो तो जैसे कि मैंने एक फिल्म की थी साज शबाना के साथ, जी हाँ, सही परांजपे की फिल्म थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि शबाना और मैंने फिल्म से पहले बैठ के पूरी रीडिंग की थी उसकी। वाह, ये तैयारी बहुत जरूरी होती है, रियाज बड़ा जरूरी होता है। तो इसलिए ये कभी कभी मैं देखा है कि मैं सेट पे जाता हूँ तो डायलॉग भी वहीं लिखे जाते लिखे हैं। जा रहे हैं। ये एक बहुत गलत अच्छी प्रथा है, है, गलत परंपरा है। अगला फोन डोंबिवली से रविंद्र घोरपड़े का। घोरपड़े हेलो साहब। रविंद्र जी। हेलो, हाँ हेलो, हाँ साहब, अजय साहब नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा, आपकी जो पहली जो फिल्म थी तपस्या जो फिल्म थी हाँ। वो बहुत हमें अच्छी लगी थी। जी। और दूसरा जो आपका टीवी सीरियल जो पहला अपना दूरदर्शन पे आया था, गुल गुलशन गुलफाम, हाँ 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 वो तो अभी तक हमें याद है। और आपका जो कॉमन मैन जो रहता है, जैसे अमोल पालेकर साहब, आप एक कॉमन मैन जो है वो आपका बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ, अभी धन्यवाद। रविंद्र जी ने गुलगुलशन गुलफाम की बात की। मैं वो जानना चाही थी कि उस तरह का जब कोई धारावाहिक बनाया जाता है, वो सिर्फ एक धारावाहिक है, आपने उसमें काम कर लिया, एक्टिंग कर ली, फुल स्टॉप, वहाँ पर वो चैप्टर क्लोज हो जाता है, या उस दौरान आप उस सब को जी पाते हैं, उन लोगों को समझ पाते हैं, उस माहौल के बारे में कुछ सोच पाते हैं? देखिए, कायदे से, और ये फर्क है मुझ में और मेरे पिताजी में और मेरे पिताजी में और दूसरे आर्टिस्ट में। सही मायने में जो एक कलाकार हो, एक्टर हो, आर्टिस्ट हो, उसका फर्ज होता है कि शॉट देने से पहले या फिल्म शुरू करने से पहले या सीरियल शुरू करने से पहले उस माहौल में इतना डूब जाए कि वो उसकी असलियत महसूस करे। पिताजी मुझे हमेशा कहा करते थे, एक्टिंग, मैंने उसे कई बार पूछा टीच मी एक्टिंग, तो उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा, बेटे पहले अच्छे इंसान बनो, अ गुड एक्टर इज अ गुड मैन, पहले अच्छे इंसान बनो, एक्टिंग खुद ब खुद सीख जाओगे। और दूसरा उन्होंने कहा था कि एक्टिंग इज नॉट एक्टिंग। जब आपकी एक्टिंग दिखाई दे रही है कि आप एक्ट कर रहे हो, दैट इज नॉट, दैट इज इनकरेक्ट। एक्टिंग इज बिलीविंग, यकीन। जो आप कर रहे हो दिल से होना चाहिए। और उस वक्त जिसे कहते हैं मैजिक सर्कल, मतलब ये जो कैमरे हैं और ये जो बाकी सेट वगैरह है, ये भूल जाना चाहिए इंसान को। थिएटर में भी जब हम काम करते हैं तो देयर हैज टू बी अ फोर्थ वॉल, एक चौथा दीवार होती है। आपको ऑडियंस का एहसास ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि जब गुलगुलशन में मैंने काम किया, या कोशिश तो मेरी होती है कि जहां भी काम करूं, कोशिश होती है, कभी कभी सफल होता हूं, कभी कभी नहीं होता, कोशिश यही होती है कि हर बार वो मैजिक सर्कल जरूर बन जाए। मैं कौन हूं? अब मैं परीक्षित साहनी नहीं हूं। ये मेरी पत्नी बनी है, मैं इनको जानता भी नहीं, मगर आई हैव टू बिलीव पत्नी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि को आर्टिस्ट बड़ी टेढ़ी होती है और उसका रवैया ठीक नहीं लगता मुझे। कभी कभी ऐसे भी होता है कि उसकी बहुत तीखी होती है, बातें ठीक नहीं करती, मिसबिहेव करती है। बट शॉट के दौरान मुझे दिखाना पड़ता है कि मैं इसे बहुत प्यार करता हूं और बड़ी अच्छी औरत है। तो वी हैव टू हैव दैट, वो बिलीफ होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। इसलिए कोशिश तो मेरी यही होती है कि पूरा माहौल में कौन हूं, कहां हूं, कब हूं, कैसे हूं, क्यों हूं, किस वजह से हूं, क्या कर रहा हूं, क्या चाहिए, ये सवाल अपने दिमाग में बिल्कुल मैं साफ कर लूं। मगर ये कोशिश होती है मेरी, मैं कभी कभी नाकामयाब भी होता हूं, ये मुझे बहुत दुख होता है। दैट्स द वर्स्ट थिंग। काम के मामले में इंसान को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए।
काम जो है वही आदमी का सबसे बड़ा धर्म है, वही जी, ईमान जी। है। मुझे पिताजी यही कहा करते थे कि बेटे ये जहाँ पे काम कर रहा है यही तेरी मस्जिद है, यही मंदिर है और यही तेरा गुरुद्वारा है, क्या बात है। और जी। कोई चीजें जरूरी नहीं है जिंदगी में। तो गुलगुलशन गुलफाम की एक खास जगह है मेरे दिल में। जी जी गुलगुलशन गुलफाम कश्मीर के बारे में है, और मैं सारे बचपन मैंने कश्मीर में गुजारा। पैदाइश मेरी मरी की है, कोहे मरी, जो कि आज़ाद कश्मीर में अब, और सारा बचपन पार्टीशन के बाद तो हम इधर आ गए थे कश्मीर में। आई एम अ स्टेट सब्जेक्ट, मेरा वहाँ मकान है, सारा बचपन वहाँ बीता, और मुझे अब भी कश्मीर से बहुत प्यार है। इतना प्यार है क्योंकि बचपन के दिन जो होते हैं सबसे हसीन होते हैं। बिल्कुल। तो जब मैं वहाँ गया और तो मैंने समझा कि मैंने एक फिल्म की थी वहाँ पे, शायर कश्मीर महजूर, जो इतनी अच्छी नहीं बनी थी। तो मुझे लगा था कि मैंने नाइंसाफ़ी की है अपनी वादी के साथ, इन लोगों के साथ। मुझे बड़े नेक शरीफ इंसान हैं वो लोग। आप अगर कश्मीर में जाएं और देखें, वो बेचारे सारे कारीगर हैं, आर्टिस्ट हैं, जी, पेपर मैशी का काम करते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, जी। बड़े तहजीब याफ्ता लोग हैं, बड़े कल्चर्ड लोग हैं, बड़े बड़े चैन और अमन बिल्कुल। का प्रांत था हमेशा वो। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा कभी कश्मीर में आपने देखा कभी ऐसी कोई कश्मीरियों को दबाया जरूर गया पुराने जमाने से, इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। तो मुझे लगाव बहुत है उन लोगों से, उनकी कल्चर से, क्योंकि कुछ हिस्सा है है वहीं उनमें। के, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। क्योंकि बचपन सारा उनके साथ बीता, तो मैंने समझा कि मेरा उत्तरदायित्व है कि उसको सही ढंग से लोगों के सामने पेश करूं। मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं उनको इतनी अच्छी तरह से जानता था। हम ये बात आगे जारी रखेंगे। पुणे से फोन काफी देर से होल्ड कर रहे हैं शैलेंद्र। हेलो शैलेंद्र। हेलो। शैलेंद्र जी, हेलो। हाँ जी, हेलो। पूछिए, सवाल पूछिए शैलेंद्र। हाँ आशा जी और सानी साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं पूना से बोल रहा हूँ, शैलेंद्र जी जी। पहले तो आप दोनों को मैं नए साल की मुबारकबाद देना चाहूँगा, धन्यवाद आपको भी। और दूसरी बात सानी साहब, आपने जो पुरानी फिल्में की है जी काफी अच्छा किरदार निभाया है। और दूसरी बात यह है कि जो पहले का दौर था, जो फिल्में आपने की है, जी उसमें ये जो आपने रोल्स थे, जो सभ्य था और उसमें सच्चाई थी फिल्म में। जी। आज की जो फिल्में है इसके बारे में आपकी क्या राय? आज की और पुरानी फिल्मों के जो है इनमें जो चेंजेस आप देखते हैं उसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता था। देखो बेटे, ये पुराने और नए का जो सिलसिला है, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, इससे सहमत नहीं हूँ। ये गलत बात होती है कि पुराने ज़माने के लोग हमेशा यही कहा करते थे और कहते हैं आज भी कि यार हमारे ज़माने में तो सब बढ़िया था, बहुत मुख्तलिफ था, अलग किस्म का माहौल था, आजकल सब गड़बड़ है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि यकीन मानिए जो फिल्में आज आप देख रहे हैं पुराने ज़माने की, वो वही फिल्में हैं जो लोग याद करते हैं। उस ज़माने में भी बड़ी घटिया फिल्में बनती थी, और मैंने भी, मुझे बड़ा इस बात का अफसोस है कि बहुत ही घटिया फिल्मों में काम किया कभी कभी, और मेरे पिताजी ने भी। आज आप पिताजी की वो फिल्में देखते हैं जो विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, जो कि वक्त से आगे निकल गई हैं, जो लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया, जो अभी लोग अभी तक याद करते हैं उनको। तो आजकल भी वही माहौल है। किसी का ये कहना कि वो जमाना बेहतर था, वहां अच्छी पिक्चरें बन रही थी, आज नहीं बन रही, गलत बात है। मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आज भी आप देखिए बड़ी अच्छी फिल्में बन रही हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आज के जो युवा पीढ़ी के हमारे डायरेक्टर्स हैं वो किसी हद तक आगे निकल गए हैं। आप देखिए, आप कैसी कैसी अच्छी फिल्में कभी कभी बन रही हैं। मैंने हाल ही में ये नई न्यू वेव एक किस्म की शुरू हुई है। एक कमर्शियल फिल्म सिनेमा होता है, और कमर्शियल में भी कभी कभी अच्छी फिल्में बन रही हैं। तो इस तरह का संतुलन बेटा संतुलन करना और कंपेयर करना और कहना कि नहीं साहब हमारे ज़माने में तो बहुत अच्छा था, ये हर पीढ़ी करती है। हर नस्ल की एक आदत होती है ये कहना कि यार हमारे ज़माने में इट वाज वंडरफुल। नहीं, गलत बात है। द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द फ्यूचर। हमारी जो अगली नस्ल है वो ज़रूरी है, और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं ये आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। माहौल तब भी वैसा था जैसे आज है। अच्छी फिल्में तब भी बनती थी, बुरी फिल्में भी बनती थी, मगर मुझे आज ये लग रहा है, और मुझे पूरा यकीन है, आप याद कीजिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कि हिंदुस्तानी फिल्मों का जो मुस्तकबिल है, भविष्य है, वो बड़ा उज्जवल है। आजकल बड़ी अच्छी फिल्में बन रही हैं, और आइंदा आप देखिए और भी अच्छी फिल्में बनेंगी। क्या बात है। अगला फोन उड़ीसा से है, ओडिशा। सुदाम का। हेलो सुदाम। हाँ बेटा। हेलो। हाँ हाँ जी, पूछिए सवाल। हेलो।
जी हेलो जी, हेलो नमस्कार। दीदी, हाँ मैं जी। बरहमपुर से, मैं ओडिशा से सुदाम बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं ओडिशा से सुदाम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जी। बेटा। आप तो अच्छे स्टार, अच्छे डायरेक्टर बनने के लिए हम्म। क्या मेहनत करनी चाहिए? अच्छा स्टार, अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए क्या मेहनत करनी चाहिए? बेटे, अब तुम्हारी उम्र तो मैं नहीं जानता, पर मुझे लगता है कि तुम अभी मतलब 12-15 साल के हो, शायद उससे भी कम। एक बात तुम याद रखना हमेशा कि जिंदगी में कोई भी काम, किसी इलाके में, किसी क्षेत्र में इंसान को अगर कामयाबी हासिल करनी हो तो पहला उसूल वो ये है कि इंसान को परिश्रम करना ज़रूरी है। तो किसी भी क्षेत्र में आदमी अगर आगे बढ़ना चाहे, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे रेलवे इंजन चलाना हो या हवाई जहाज चलाना हो, या आदमी फौज में भर्ती हो जाए, परिश्रम, हार्डवर्क, मेहनत, मजदूरी, मशक्कत, वो तो पहला उसूल है बेटा। उसके बिना जिंदगी में कोई हासिल नहीं कर सकता। और जितना मजा उसमें आता है और किसी चीज में नहीं आता। कर्मण्य बाधी कारस्थे मां फले सुखदाचना। काम करने में तुम्हारा हक है। काम दिल से करो, जितना पसीना बहा सकते हो बहाओ, खून पसीना एक कर दो। और जब कुछ हासिल अगर होना है तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। ये आप जब निर्देशकों के, अभी से पहले हम बात कर रहे थे डायरेक्टर्स की, आजकल के डायरेक्टर्स की आप बात कर रहे थे, बहुत बढ़िया करें। आप वो हैं जिन्होंने चेतनानंद साहब जैसे डायरेक्टर के साथ भी काम किया, जी। हिंदुस्तान की कसम, और आजकल के डायरेक्टर्स भी, उनके काम करने के तरीके में किस तरह का अंतर आप पाते हैं? देखिए, चेतन जी के बारे में अगर आप बात कहेंगे तो इट विल बी एन एक्सेप्शन टू द रूल। ये भी हमारे पिताजी की तरह एक बहुत ही अजीब और गरीब हस्ती थे, बहुत ही टैलेंटेड, प्रतिभाशाली। और उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी और बड़े सौभाग्य की बात थी। जी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। अगर आज के और उनके ज़माने की बात कर रहे हैं तो उसमें भी मैं यही कहूँगा कि आज के लोगों को अंडररेट करना गलत बात है। जब मैंने उनके साथ काम किया था तो उनकी उम्र तकरीबन 60-65 साल की थी। अब आप जिन बच्चों की बात कर रहे हो जो आजकल के डायरेक्टर हैं, वो बेचारे 30-40 साल के हैं, तो उनको तो अभी 20 साल और मच्योर होना है। मगर मैं आजकल के बच्चों को, आजकल के डायरेक्टर्स को मतलब डेनिग्रेट या उनको वो नहीं कह रहा कि वो उनकी बुलंदी तक नहीं पहुंचेंगे। चेतन जी में एक खास बात थी। वो सवाल जिस अभी बेटे ने जो अभी किया कि क्या मुश्किल है डायरेक्टर बनना, तो यही है कि जो चीज़ आसानी से आ जाती है वो अच्छी नहीं होती, और जो चीज़ अच्छी होती है वो आसानी से आती नहीं। तो उनमें यही खासियत थी चेतन जी में कि वो होमवर्क बहुत करते थे और बहुत ही परिश्रम करते थे। एक एक शॉट, एक एक डायलॉग, एक मतलब उनमें वो जल्दबाजी नहीं थी, और ये आसानी से किसी चीज़ को ओके नहीं करते थे। और आर्टिस्ट को तो वो माहिर थे आर्टिस्ट से काम लेने का। मुझे याद है कि फिल्म थी हिंदुस्तान की कसम। उसमें मुझे याद है कि एक सीन था जिसमें मुझे खबर मिलती है कि मेरे बड़े भाई साहब का इंतकाल हो गया, मर गए वो एयर क्रैश में। गुल्ली साहब बने थे वो कैरेक्टर। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर, मैंने शॉट ये था कि मुझे आके कोई खबर देता है और मैं स्तब्ध हो जाता हूँ। तो मैंने डायरेक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा सर मैं कितना भी एयरफोर्स का ऑफिसर बताया मुझे, मैं क्या मेरा रिएक्शन होगा, क्या मैं रो पड़ूं, क्या मैं आंखों में ग्लिसरीन लूं, क्या किस तरह का रिएक्शन? उन्होंने कहा कुछ मत कर, यकीन कर कि तू कौन है, कहाँ है, क्यों है, कब है, क्या हो रहा है, और जब मैं जो कहूंगा वही करना तुम। तो मैं कह इसे बता नहीं रहे कि रिएक्शन। मैंने कहा सर फिर भी मुझे तैयार तो होने चाहिए। कहा नहीं तू बस खड़ा रह। अच्छा। जब कैमरा ऑन होने वाला था उन्होंने आके मेरे कान में एक बात कह दी, चुपचाप कह के चले गए। मुझे याद है कि मेरा रोना निकल गया और मैं रोता रहा। शॉट खत्म हो गया, 2 मिनट का शॉट था, कट भी हो गया, मगर उसके बाद कोई आधा एक घंटा में रोता रहा, क्योंकि जो उन्होंने कहा था उससे मुझे इतनी प्रेरणा मिली। उसने मुझे ऐसी बात कह दी उन्होंने,
और वो एक बहुत ही बेहतरीन शॉट था, मुझे वो याद आता है वो मौका। तो उनमें एक खासियत थी आर्टिस्ट से एक अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस लेने की। ये फोन ले लें, रजनी का है, रजनी। मुंबई से ही। हेलो रजनी। हेलो। हाँ हाय। हेलो। हेलो। हाँ, रजनी। हाँ परीक्षित भाई नमस्कार। नमस्कार बेटा। हाँ जी, मैं और मेरे पूरा परिवार जो है वो आपके बहुत फैन हैं। थैंक यू। हम लोग, मेरे छोटा बच्चा, बेटी, सभी लोग आपकी एक पिक्चर हम लोगों ने अभी देखी, तपस्या। या तो मैं चाहती हूँ कि उसका आप गाना सुनवा दीजिए और नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतना सहज लगते हैं आप, वो सबसे बड़ी खूबसूरती है मुझे, इतना नहीं, वो natural वो होना। वो 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 जो क्रेडिट है वो जाता है डायरेक्टर को हमेशा। अगर आप समझें कि ये सिर्फ एक एक्टर की मीडियम माध्यम है तो यू रॉन्ग। स्टेज जो है उसमें एक्टर अपना काम दिखाता है, ये सिनेमा इज एंटायरली डायरेक्टर्स मीडियम। हम लोग पहले, आप जब छत्रपति शिवाजी और बदकिस्मती से आपने बताया पूरी हुई नहीं फिल्म, उसकी जब बात कर रहे थे, तो शिवाजी जैसे कैरेक्टर को निभाना अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है। तो एक आर्टिस्ट, उसके लिए किस तरह की तैयारी, आपने भीतर से क्या तैयारी कीजिएगा? देखिए, वो मेरी जिंदगी का एक बेहतरीन दौर था। इट वॉज फैंटास्टिक। वो मैं समझता हूँ कि वैसा नशा और जिस कैफ में मैं था उस जमाने में, वो दोबारा में नहीं था। क्योंकि उसमें क्या हुआ कि उसकी पूरा जो यूनिट था बड़ा अजीबो गरीब था। उसमें अमरीश पुरी साहब औरंगजेब का रोल कर रहे थे, स्मिता पाटिल सोयराबाई का रोल कर रही थी, सईबाई का, जयश्री गडकर सोयराबाई का कर रही थी, लागू साहब मित्र राजा जयसिंह का रोल कर रहे थे। तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल कास्ट। जी। और लिखने वाले थे के अब्बास साहब, और डायलॉग अब्बास साहब के थे, और मनोहर मालगांवकर ने स्क्रिप्ट लिखा था। तो उसमें बहुत, तो मैं पढ़ा हूँ पूना में SSPM में, शिवाजी प्रिपरेटरी मिलिट्री स्कूल में। तो शिवाजी का हमेशा फैन रहा हूँ मैं। मगर इस दौरान मुझे मैंने जितनी किताबें मैं पकड़ हाथ में ले सकता था उतनी ले ली मैंने, और सारी किताबें पढ़ी गौर से। उस जमाने की डायरीज पढ़ी मैंने, जो अंग्रेज आए थे उन्होंने शिवाजी के बारे में लिखा था। बड़े गौर से मैंने ये अध्ययन किया कुछ महीने। और जब रोल करना शुरू किया, बड़ा मुश्किल रोल था, क्योंकि डर लगता है इंसान को, कोई आदमी गलती कर जाए तो लोग तो गर्दन काट दें, क्योंकि वो तो खुदा है हिंदुस्तान के लिए, न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए। और जितना आप उनके बारे में पढ़ोगे, मैं तो चाहता हूं कि लोग और अध्ययन करें। बहुत ही विराट और बड़े महान इंसान थे वो। तो उस जमाने में एक मैं ऐसे कैफ में था कि मुझे याद है कि उनके चरित्र का और उनकी शख्सियत का मुझ पर इतना गहरा असर पड़ा कि आज तक वो असर है। ये उसको तकरीबन समझ लीजिए कोई 15-20 साल हो गए। मगर एक बार आदमी वो रोल कर ले तो उसके बाद फिर आदमी वैसा ही हो जाता है किसी हद तक। और उनकी जो कई क्वालिटीज़ हैं, कई उनकी जो चीज़ें हैं वो मुझ में आ गई। और ये बहुत ही बेहतरीन एक दौर था मेरी ज़िंदगी का। और उससे ज़रूरी बात यह है, अच्छी बात यह है कि मैं दुर्भाग्यवश सारी ज़िंदगी एक खाना बदोश रहा हूँ। कहीं एक इलाके में रहने का कभी मौका नहीं मिला। पैदा हम हुए अब मरी में, रावलपिंडी में, फिर कश्मीर में रहे, उसके बाद दिल्ली में पढ़े, फिर उसके बाद शिमला में पढ़ा। पिताजी के साथ ज़्यादा देर रहने का मौका ही नहीं मिला मुझे। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा, उसके बाद रूस चला गया, यूरोप चला गया। तो मैं एक किसी हद तक एक रूट, मेरी जड़ें नहीं थी कहीं। मैं फिर माफी चाहती हूँ बार बार टूकने की। मध्य प्रदेश से फोन है, प्लीज। हेलो। हाँ आनंद साहब, पूछिए आपका सवाल क्या है? जी हेलो। हाँ जनाब, आनंद साहब। हेलो। हाँ आनंद साहब बोलिए। नमस्कार। नमस्कार ब्रदर। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सर जी, आपका जो गुलगुलशन गुलफाम सीरियल आया था जी, उसमें हमें आपका काफी अच्छा रोल लगा था ये। तो जी। हम ये चाहते हैं कि आप फिर से कब ऐसा सीरियल बना रहे हैं, देखिए भाई साहब, अच्छा लुत्फ मिल सके आपके मनोरंजन से। हुजूर वाला, मैं तो चाहता हूं कि ये जल्दी से जल्दी बने, मगर ये सब चीजें एक तो ऊपर वाले के हाथ में है, दूसरा प्रोड्यूसर्स के हाथ में है, तीसरा डायरेक्टर्स के हाथ में है। बहरहाल ये गुलगुलशन गुलफाम के 104 मेरे ख्याल से और बनाने की इजाजत है प्रोड्यूसर्स को, सिनेरिस्टा को। तो जब उन्होंने मुनासिब समझा तो इसे फिर बनाएंगे। मगर कोशिश तो यही है कि अब
वापस कश्मीर जाके कुछ ऐसे सीरियल बनाएं जिससे किसी हद तक हमारी इस बहुत ही खूबसूरत वादी को फ़ायदा हो, कुछ मरहम लगानी है वहाँ, कुछ घाव हैं वहाँ, ये सब हमारे भाई हैं। तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे फिर वो जो पुरानी यादें हैं, जो 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 दिल में खलिश है, वो दूर हो जाए और लोगों को इस बहुत ही खूबसूरत प्रांत को करीब से देखने का मौका मिले। कोशिश तो यही है ब्रदर, कोशिश ये है, अब बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। अगला फोन है अहमदनगर से जी। राजेंद्र भोंसले का। प्लीज। हेलो राजेंद्र जी। हेलो नमस्ते बलराज साहनी साहब। सर परीक्षित आप बलराज साहनी साहब का नाम मेरे साथ मत मेरे हेलो। पिताजी है मगर वो बहुत महान है सर, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। परीक्षित नाम है मेरा। हाँ, नमस्ते परीक्षित साहनी साहब। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है, आपकी जो हिना सीरियल है जी जी उसमें का रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। जी और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने टीवी सीरियल जी और पिक्चर जी दोनों में भी काम करे ना, जी जी। तो उनमें ज्यादा आपको मजा किस में आया, पिक्चर में काम करने में आया या टीवी सीरियल में? मजे की बात कर रहे हैं आप। हाँ। देखिए मजे की बात यह है कि ये एक आर्टिस्ट के नाते मजा टीवी या थिएटर या सिनेमा में काम करने पर निर्भर नहीं है। मजे का निर्भर है उस बात पर कि रोल कैसा है, सीरियल कैसा है, यूनिट कैसा है, कहानी कैसी है और रोल को निभाने में इंसान को मज़ा आ रहा है कि नहीं, कितनी गहराई है उस सब्जेक्ट में, कितनी गहराई है उस कैरेक्टर में। तो टीवी या सिनेमा की बात नहीं है। सिनेमा में काम करता हूँ, कभी कभी ऐसा माहौल होता है या ऐसे ऐसे डायरेक्टर मिल जाते हैं या कभी कभी ऐसा रोल होता है जिसमें मज़ा नहीं आता। शायद वो ये जानना चाह रहे हो कि दोनों मीडिया में आप क्या अंतर पाते हैं। फर्क तो ये है, फर्क तो बहुत है। फर्क ऐसा है कि स्टेज जो है वो एक अलग चीज़ है, फिल्म एक अलग चीज़ है, मुख्तलिफ। टीवी जो है वो स्टेज और स्क्रीन के बीच में है, ये एक मिश्रण है इन दोनों का। स्टेज में आप एक ही बार शुरू से अंत तक एक रोल करते हो ऑडियंस के सामने और लाइव परफॉर्मेंस होती है, कोई रीटेक नहीं होते और एक लगातार एक ही लाइन में पूरी कहानी चलती है। फिल्मों में क्या होता है कि काट काट के आपको रोल करना पड़ता है, कभी शुरू का अंत में शॉट लेते हैं, कभी अंत का शुरू में लेते हैं, तो हर एक चीज़ एक एक ईंट मुख्तलिफ होती है। अब टीवी में मज़ा इस बात का है कि जो आप किरदार कर रहे हैं वो थिएटर की तरह आपको कई बार करने का मौका मिलता है। हर हफ्ते वो चीज़ आती है तो आपको कुछ एक ऐसा मौका मिलता है कि उस कैरेक्टर को हर हफ्ते और ज़्यादा अच्छी तरह समझने का। तो टीवी का अपना मज़ा है, फिल्म का अपना मज़ा है, लेकिन टीवी इज़ लाइक अ वन डे इंटरनेशनल, ये याद रखिए आप। टीवी इतनी देर तक लोगों की याद में रहता नहीं। गुलगुलशन की आप बात कर रहे हो, गुलगुलशन ज़्यादातर लोग तो भूल ही गए हैं, मगर हमारे पिताजी की कोई फिल्म है, आप देख लीजिए 40 साल पुराने कोई सीन है उनकी फिल्म का, मुझे याद है, अब तक लोगों को याद है, उनके डायलॉग भी याद है, क्योंकि फिल्म जो है वो एक टेस्ट मैच है, वो हमेशा याद रहती है। आप एक अंधेरे हॉल में उसे देखते हैं। टेलीविज़न जो है वन डे इंटरनेशनल है, आप देखते हैं, खाना भी खा रहे हैं, साथ में फ़ोन भी आ रहे हैं और 23 मिनट का प्रोग्राम है, आधे घंटे का प्रोग्राम है। तो मगर टीवी आर्टिस्ट के लिए उसमें अपना मज़ा है, अपना मज़ा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगला फोन मुंबई से ही है, रमाकांत शर्मा जी, का। जी। हेलो रमाकांत जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी ऐसा साहब परीक्षित जी जी। कि आप कह रहे थे कि आपके और बलराज साहनी साहब में कोई समानता नहीं हो सकती जी। क्योंकि वो वैसे ही ग्रेट एक्टर थे। हाँ, ग्रेट नहीं, महान। हाँ, महान एक्टर थे। विराट। एक्चुअली शब्द हिंदी इस्तेमाल मुझे करना चाहिए था, जी। लेकिन एक चीज जो उनमें भी है, वो आप में भी जो मुझे नजर आती है, हाँ। वो ये है कि उनके अभिनय में और व्यक्तित्व में जो अच्छाई थी और जो सच्चाई थी, वही अच्छाई और वही सच्चाई हमें आप में नजर आती है। तो एक तरह से हम जब भी आपको देखते हैं, आप में बलराज साहनी को देखते हैं और हमें इस बात की खुशी होगी कि आप जितने और अभी आप जितने भी कामयाबी आपको मिली है वो बढ़ती रहे और हम आप दोनों में आप में ही दोनों का आनंद लेते रहे। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत बहुत प्रोत्साहित किया और मेरी कोशिश भी यही है
और ज़िंदगी का लक्ष्य भी यही है, मकसद भी यही है। हर रोज़ यही उनकी तस्वीर के सामने खड़े होके गौर से उनकी तरफ देखता हूँ और कहता हूँ अंदर से कि मुझे शक्ति दो कि मैं आपका नाम और बुलंद करूँ, अपना नहीं, आपका नाम। क्योंकि उन्होंने ये सिखाया है कि सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, अपने मुल्क से प्यार करो, अपने आवाम से प्यार करो, अपनी जनता के, अपने हर शख्स जो इस मुल्क का है उससे प्यार करो। तुम्हारे दिल में उनके लिए सिर्फ सद्भावना होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, और मेहनत ही नहीं, मजदूरी ही नहीं, मशक्क़त ही नहीं, बल्कि एक लगन ही नहीं, बल्कि ये समझ करके तुम्हारा ये कर्तव्य है। ये सब चीज़ें उनसे मिली हैं, मगर वो एक बड़े छोटे पैमाने में मिली हैं। मगर कोशिश यही है मेरी, और हमेशा रहेगी, कि उनकी तस्वीर के सामने रोज़ खड़ा होकर उनसे वार्तालाप करूं और कहूं कि पिताजी आज शक्ति दो कि मैं आज आपका नाम और बुलंद कर सकूं। क्या बात है, क्या बात है। ये बताइए कि आप जिस प्रोफेशन में हैं, यहाँ इतनी व्यस्तताएं हैं, और जो एक जगह पर, जिस ऊंचाई पर लोग पहुंच जाते हैं, उसके बाद इतना ग्लैमर, नाम है, सब कुछ है, लोग दोनों हाथों से पैसा बटोर रहे हैं, इस सब के बीच पारिवारिक जीवन में वो तालमेल बैठ पाता है? व्हाई नॉट, जरूर। ये तो इंसान के ऊपर है, आदमी की आदतों के ऊपर निर्भर है। आप देखिए, हमारे पिताजी जहां भी जाते थे, आउटडोर शूटिंग में वगैरह हमें साथ ले जाते थे कभी कभी, और हमारे पारिवारिक जो संबंध थे बड़े घनिष्ठ थे हमेशा, उसको सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। ये आदमी के ऊपर, ये आर्टिस्ट के ऊपर है। अमिताभ ब्रदर को मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ और कदर करता हूँ, इसीलिए क्योंकि उसने अपने परिवार को कितने प्यार और मोहब्बत से और कितने अच्छी तरह से संभाल के रखा है, और कितना करीब है वो सबके, बावजूद इसके कि वो दिन रात मसरूफ है। तो ये इंसान के ऊपर निर्भर है। अभी तक एयरलाइन पायलट्स ले लीजिए, दिन रात फ्लाई करते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आप उसको अगर अहमियत दोगे तो इट इज़ पॉसिबल। परीक्षित जी, हम तो बस अब यही चाहते हैं, यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि आप, यानी अपने पिताजी को लेकर जिस बात को बार बार कहते रहे, और हम आपकी उन पनीली आंखों को देखते रहे, जितनी बार आप उनका नाम लेते रहे, कि आप उस नाम को रोशन कर सके। हम सबको गर्व है उन पर, आप पर, और वो चीज़ हम आप में भी देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही प्यारे इंसान बने रहें। धन्यवाद। सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं और नमस्कार, और बस यही तमन्ना है, यही प्रार्थना है कि आप फूलें फलें, हमेशा खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। नमस्कार। नमस्ते। क्या बात। यार एक